अस्सलामुअलैकुम। रात बहुत गुजर चुकी थी। शहर के बाहर उस रेस्ट हाउस के चारों तरफ गहरी तारीकी और खामोशी तारी थी। इस रेस्ट हाउस से 100-200 गज के फासले पर दूसरे मकानात बने हुए थे। इस तरह वो रेस्ट हाउस पहाड़ी टीले पर अलग थलग दिखाई दे रहा था। इस रेस्ट हाउस के पीछे 3 सर्वेंट क्वार्टर थे। इनमें एक बावर्ची, एक माली और एक मुलाजिम मिलकर रहते थे। रेस्ट हाउस में 6 बड़े बड़े कमरे थे। वो सब खाली थे। चूंकि सुहागन देवी वहां का रहने वाली थी, इसलिए इस रेस्ट हाउस को खाली रखा गया था। जीना और किबरिया एक कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उन्हें ख्याल खुआनी के जरिए मालूम हो चुका था कि इंस्पेक्टर ठाकरे जीना को कत्ल करने की घर से इधर आ रहे। जीना ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों कत्ल करता है, क्यों लालच करता है। क्या वो 2 लाख रुपए उस सियासतदान से लेकर सारी जिंदगी गुजार देगा? क्या वो हराम की कमाई उसके बीवी बच्चों को पालेगी? किबरिया ने कहा, ऐसा सब सोचते नहीं है। यही समझते हैं कि हराम की कमाई से ज्यादा दौलतमंद होते जाएंगे। कितने ही हराम कमाने वाले, डकैती करने वाले हराम मौत मरते हैं। उनके बीवी बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। फिर भी ये दूसरों के बुरे नताइज से सबक हासिल नहीं करते। फिर वो जीना का हाथ थाम कर बोला, क्या तुम खौफजदा हो? वो बोली, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं मौत से भी नहीं डरती। जब मौत को आना होगा तब आएगी, उससे पहले तुम आने वाली मौत को टाल दिया करोगे। उसने अपना हाथ किबरिया के हाथ से छुड़ा लिया। उसने पूछा, क्या हुआ? वो सर झुकाकर बोली, तन्हाई में मेरा हाथ पकड़ते हो तो मुझे अजीब सा लगता है। कुछ ऐसे एहसासात पैदा होते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने तुमसे वादा किया है कि सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा करूंगा, तुम्हें छू लिया करूं, मगर तुम्हारे मजाज के खिलाफ इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर तो भरोसा है, अपने आप पर नहीं है। पहले मैं ऐसे एहसासात से बिल्कुल आ रही थी, कुछ समझती नहीं थी और ना समझना चाहती थी। तुमने मेरे करीब आकर पता नहीं कैसे जज्बों को जगा दिया है। मैं उनसे लड़ती रहती हूँ, इनकार करती रहती हूँ। प्लीज़ मुझे हाथ ना लगाओ। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाना ही चाहिए। दूसरों ने देख लिया कि एक मुसलमान तुम्हारे साथ कमरे में तन्हा है तो बातें बनाई जाएंगी। तुम ख्वामख्वाह बदनाम हो जाओगी। मैं ऐसी ख्वामख्वाह की बदनामी से नहीं डरती। जो मुझे इल्ज़ाम लगा देगा उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। फिर तुम ख्याल खुआनी के जरिए भी मेरी पारसाई साबित कर सकते हो। ऐसे हालात पेश आएंगे तो देखा जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, बहुत थक गई हो। वैसे तो तुम भी बहुत थक गए हो, तुम्हें भी सोना चाहिए। लेकिन उस आने वाले कातिल का इस्तकबाल नहीं करोगे? मैं अपने कमरे में बैठकर बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो उठकर जाना चाहता था। जीना ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज ना जाओ। जब वो दुश्मन वापस चला जाएगा तब जाकर सो जाना, अभी हम बातें करते रहेंगे। किबरिया ने अपना हाथ उसके हाथ में देखा तो उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। मैंने वादा किया है तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। वो फिर बैठ गया। जीना ने कहा, यह टेलीपैथी हमारे लिए बाइस रहमत है। तुम दुश्मनों के ख्यालात पढ़ लेते हो, इसने हमें खतरात का इल्म पहले से हो जाता है। हाँ, जब से यहाँ आया हूँ एक एक के ख्यालात पढ़ता जा रहा हूँ, दोस्तों और दुश्मनों को पहचानता जा रहा हूँ। वो सोचते हुए बोली, एक दुश्मन रह गया है, तुम्हें उसके ख्यालात ज़रूर पढ़ने चाहिए। किबरिया ने पूछा, कौन सा दुश्मन? शकुंतला का भाई धीरज, पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर ठाकरे ने तो उसे इस शहर से भगा दिया है। तुम्हें मालूम करना चाहिए कि वो कहाँ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुंबई पहुंच जाए और वहां शकुंतला और जान मोहम्मद से दुश्मनी करे। मैंने धीरज की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही उसकी कोई तस्वीर फिलहाल हासिल हो सकती है। ठहरो, मुझे ज़रा सोचने दो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर चुटकी बजाकर बोला, मैं अभी मालूम करता हूँ। वो ख्याल खुआनी के जरिए इंस्पेक्टर ठाकरे के अंदर पहुंच गया। वो इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठा हुआ था। उसकी जीप एक शराब खाने के सामने थी और एक पूरा पौवा पी रहा था। कत्ल जैसी वारदात करने से पहले सुर में आना चाहता था। शराब आदमी को नडर बना देती है, वो नडर बन रहा था। किबरिया ने उसके अंदर सोच पैदा की, पता नहीं धीरज इस शहर से जा चुका है या नहीं। अगर चला गया है तो इस वक्त कहाँ हो सकता है। उसने बोतल को मुंह से लगाकर एक घूंट पीते हुए सोचा कि ऐसे चोर बदमाश कुत्ते की जिंदगी गुजारते हैं। एक जगह से लात जूते खाकर दूसरी जगह जाते हैं। पता नहीं अब जूते खाने के लिए कहाँ गया होगा। किबरिया ने उसके ख्यालात से मालूम किया कि धीरज के पास मोबाइल फ़ोन है। किबरिया ने फ़ोन के जरिए उसे रब्ता करने के लिए माइल किया। वो अपना मोबाइल निकालकर धीरज के नंबर पंच करने लगा। साथ ही वो एक एक घूंट पीता जा रहा था। रब्ता होने पर धीरज की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? इंस्पेक्टर ने नशे की तरंग में कहा, तुम्हारा बाप ठाकरे बोल रहा हूँ। अबे कहाँ है तू? कैसी शहर में मर रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपकी मेहरबानी है। मुझे पहले ही खतरे से आगाह कर दिया। मैं इस शहर से निकल आया हूँ। अब मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। किबरिया नहीं चाहता था कि जान मोहम्मद पर कातिलाना हमला करने वाला जिंदा सलामत चला जाए। वो ख्याल खोनी के जरिए उसके अंदर पहुंच गया। वो झूठ बोल रहा था। इस शहर से दूर नहीं गया था, बल्कि वहीं रेस्ट हाउस के करीब एक घने दरख्त की छांव में बैठा पी रहा था। उसके ख्यालात ने बताया कि वो अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर भागना नहीं चाहता।
उसे पकड़ने वाली, उसे इल्ज़ाम लगाने वाली सुहागन देवी है। अगर वो मर जाएगी तो फिर कोई उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकेगा। ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा कि उसने जान मोहम्मद पर हमला किया था या हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू कराए थे। किबरिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जीना को देखा। वो उसे तक रही थी, मालूम करना चाहती थी कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए कहाँ पहुंचा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ, धीरज का कुछ पता चला? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, अच्छा हुआ हमने ऐन वक्त पर उसके ख्यालात पढ़ लिए। वो बदमाश कातिल तो हमारे बिल्कुल करीब है। वो परेशान होकर बोली, क्या कह रहे हो? क्या वो रेस्ट हाउस के किसी कमरे में है? नहीं, यहाँ से तकरीबन 50 गज के फासले पर दरख्त के साय में बैठा शराब पी रहे और तुम्हें कत्ल करने का इरादा कर रहे। ज़रा सुर में आने के बाद वो इधर आएगा। सुर में आना इसे कहते हैं कि हल्का सा नशादारी हो जाए। कैफ और सुरूर की हालत में दुनिया पहले से ज़्यादा संगीन दिखाई दे, लेकिन वह सुरूर में नहीं था बल्कि नशे में आउट हो रहा था। देसी शराब खालिश पी जाए तो वह दिमाग उल्टा देती है। अभी उसका दिमाग उल्टा नहीं था, वो कुछ होश में था, कुछ मदहोश। सामने जितने दरख्त थे वो एक एक के दो दो नजर आ रहे थे। वो समझ रहा था कि अंधेरी की वजह से दरख्त अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोतल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल को एक तरफ फेंका, फिर लिबास से रिवॉल्वर निकाल कर इसे चेक किया। इसके चैम्बर भरे हुए थे, पूरी 6 गोलियां थीं। वो उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने पलटकर रेस्ट हाउस को देखा तो एकदम से चौंक गया। किबरिया ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था और अब किबरिया की मर्जी के मुताबिक उसे रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दे रहा था। इंसान के देखने, सुनने, सूंघने, छींकने और छूने के हिस्स का ताल्लुक दिमाग से है। अगर दिमाग गैर हाजिर रहे तो छूने से पता नहीं चलता कि चीज़ ठंडी है या गर्म। सूंघने से कोई महक महसूस नहीं होती। चखने से किसी लज्जत का पता नहीं चलता। कानों से सुनाई देता है मगर समझ में नहीं आता। पाँव के सामने कोई चीज़ पड़ी होती है मगर वो दिखाई नहीं देती। जब दिमाग हाजिर होता है और दिमागी कुव्वत साथ देती है तभी पांचों हवास अपना काम करती हैं। दिमाग चाहता है तभी दिखाई देता है, सुनाई देता है, तमाम एहसासात बेदार रहते हैं। इस वक्त धीरज गायब दिमाग था। सिर्फ किबरिया के दिमाग से सोच रहा था, समझ रहा था और किबरिया समझा रहा था कि रेस्ट हाउस वहां से गायब हो चुका है। वो लड़खड़ाता हुआ अंदाजे से उतर जाने लगा जिधर ख्याल था कि रेस्ट हाउस पहले हुआ करता था। वो रेस्ट हाउस के आगे पीछे दाएं बाएं जाता रहा और समझता रहा कि वो उस पूरे हिस्से में घूम रहा है जहां वो रेस्ट हाउस था और अब वहां नहीं है। वो सोचता हुआ शहर की तरफ जाने लगा। किबरिया उसके अंदर ये ख्याल पैदा कर रहा था कि शहर में जाकर ये अजीबोगरीब बात सुनाएगा तो सब हैरान रह जाएंगे। वहां आकर देखेंगे तो रेस्ट हाउस को वहां नहीं पाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक राहगीर दिखाई दिया। वो कान पर हाथ रखकर तान उड़ाता हुआ एक गाना गाता हुआ आ रहा था। धीरज ने दोनों हाथ उठाकर उसे आवाज दी, ए भाई रुको, रुक जाओ। वो करीब आकर रुक गया, फिर उसे बोला, क्या बात है, क्या रास्ता भूल गए हो? किबरिया उस राहगीर के अंदर पहुंच गया। धीरज ने उसे कहा, मैं रास्ता नहीं भूल रहा हूं मगर यहाँ तो गजब हो गया। वहां जो रेस्ट हाउस था वो गायब हो गया। राहगीर ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, वो गायब नहीं हुआ है। मैंने अभी 2 घंटे पहले देखा था। वो जो सुहागन देवी है वो उस रेस्ट हाउस को उठाकर ले जा रही थी। मैंने पूछा, देवी जी आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? तो उन्होंने कहा, खबरदार किसी से ना कहना कि मैं ये रेस्ट हाउस चोरी करके ले जा रही हूँ। पुलिस वालों को मालूम होगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे। खबरदार किसी से ना कहना। धीरज ने खुश होकर उस राहगीर के छाने पर हाथ मारते हुए कहा, वो मारा। अब मैं साबित कर सकूंगा कि सुहागन देवी चोर है। झूठी है। वो हमारा रेस्ट हाउस चुराने के लिए अहमदाबाद आई थी। अगर उसे फौरन गिरफ्तार ना किया गया तो वो रेस्ट हाउस लेकर मुंबई पहुंच जाएगी और इसे कहीं छुपा देगी। राहगीर ने उसे देखते हुए कहा, भाई तुमने कितनी पी है? तुम्हारा तो दिमाग उलट गया। अपने घर तक कैसे जाओगे? तुम्हें तो भगवान ही पहुंचाएगा। वह बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। धीरज शहर की तरफ जाने लगा, तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। वो चाहता था कि थाने में जाकर जल्द ही रेस्ट हाउस की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाए और अपने लोगों को ये अजीबोगरीब खबर सुनाकर हैरान कर दे। कोई यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन जब लोग आकर देखेंगे तो रेस्ट हाउस को वहां ना पाकर हैरान रह जाएंगे। किबरिया ने उसके अंदर से यह ख्याल भुला दिया था कि आला अफसर ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। वो शहर जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो ये सब कुछ भूलकर नशे की हालत में उधर चला जा रहा था। इंस्पेक्टर ठाकरे नशे की हालत में जीप ड्राइव करता हुआ दूसरे रास्ते से आ रहा था। जिस पहाड़ी टीले पर वो रेस्ट हाउस था उधर पहुंचकर वो रुक गया। दूर दूर तक देखने लगा, उसे भी रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हैरानी से सोचा कि ये कैसे हो सकता है। अभी शाम तक रेस्ट हाउस यहीं मौजूद था, फिर कहाँ गायब हो गया? वो जीप ड्राइव करता हुआ वहां आया, फिर जीप से उतरकर अंदाजे से वहां जाने लगा जहां उसका ख्याल था कि वहां रेस्ट हाउस हुआ करता था। वो भी आगे पीछे दाएं बाएं भटकता रहा। किबरिया ने उसे रेस्ट हाउस की दीवार से टकराने नहीं दिया। उसके अंदर यही ख्याल पैदा करता रहा कि जहां वो रेस्ट हाउस था वहां वो चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है। अब वहां खाली मैदान रह गया। वो हैरानी से सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अगर किसी ने रेस्ट हाउस को तोड़ा है तो यहाँ उसे खंडर की सूरत में दिखाई देना चाहिए। उसका मलबा भी तो दिखाई नहीं दे रहा। वो सुहागन देवी को कत्ल करने आया था, लेकिन वो रेस्ट हाउस सुहागन देवी के साथ गायब हो गया था। किबरिया उसके सामने था। वो किबरिया को उसकी मर्जी के बगैर पहचान ही सकता था। उसने पूछा, कौन हो तुम?
किबरिया ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर माए बाप, मैं इस रेस्ट हाउस का मुलाजिम हूँ, उधर सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये रेस्ट हाउस कहाँ गया? क्या बताऊँ सरकार, सुहागन देवी उसे उठाकर ले गई हैं। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे उठाकर ले जाएंगी? मैं कैसे बताऊँ वो कैसी जादूगरनी है? उसने एक चाकू लेकर रेस्ट हाउस को नीचे से काटना शुरू किया। वो पूरा रेस्ट हाउस चारों तरफ से कट गया। उसने उस रेस्ट हाउस को उठाकर अपने मुसलमान साथी हमजा के सर पर रखा। वो बेचारा उसे सर पर उठाकर उसके साथ चला गया। वो बेयकीनी से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मानने वाली बात है? आप ना माने, लेकिन खुद देख रहे हैं कि यहाँ रेस्ट हाउस नहीं है। आप पुलिस वाले हैं, आपको फौरन इस चोरी के खिलाफ कुछ करना चाहिए। चोरी करने वाली सुहागन देवी को गिरफ्तार करना चाहिए। इंस्पेक्टर ठाकरे कुछ नशे में था, कुछ होश में था। यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा था कि पूरा रेस्ट हाउस गायब हो गया। तो वह इस हकीकत को झुटला नहीं सकता था। वो तेजी से चलता हुआ अपनी जीप में आकर बैठ गया, फिर इसे ड्राइव करता हुआ शहर की जानिब जाने लगा। वो अपने सबसे बड़े अफसर के बंगले की तरफ जा रहा था। ये सोच रहा था कि इस अजीबोगरीब चोरी की बात पर उसका आला अफसर यकीन करेगा या नहीं। उसने सोचा कि यकीन नहीं करेगा तो खुद आंखों से जाकर देखेगा या अपने दूसरे मातियतों को भेजेगा। तब इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि सुहागन देवी चोर है, फ्रॉड है। अगरचे रेस्ट हाउस को उसकी जगह से उखाड़ कर नहीं ले जा सकती, लेकिन वो जादूगरनी है, शोबदेबाज है। उसने जादू से ऐसा किया है। वो शहर में दाखिल होकर सीधा आईजी पुलिस के बंगले की तरफ आया। उस बंगले का मेन गेट बंद था। उसने जीप को तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए उस मेन गेट से टकरा दिया। खुद उसका सर जीप की स्टीयरिंग से टकरा गया। सख्त चोटें आई, पेशानी से खून बहने लगा। वहां पहरा देने वाले सिपाही दौड़ते हुए आए, फिर इंस्पेक्टर को देखकर उसे जीप से बाहर निकालने लगे। वो उनके सहारे चलता हुआ टूटे हुए गेट से गुजरता हुआ जब बंगले के दरवाजे पर आया तो आईजी शोर सुनकर बाहर आ गया। नाइट गाउन पहनते हुए पूछ रहा था, क्या बात है, ये क्या हो रहा है? एक मातियत अफसर ने कहा, सर ये इंस्पेक्टर ठाकरे हैं, इन्होंने अपनी जीप आपके मेन गेट से टकरा दिया। आईजी ने गुस्से से इंस्पेक्टर ठाकरे को देखा, फिर पूछा, क्या तुम नशे में हो? मातियत ने कहा, यस सर, इनके मुंह से बू आ रही है। इंस्पेक्टर ठाकरे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सर आप ये ना समझे कि मैं नशे में हूं। मैं एक ऐसी खबर सुनाने आया हूं कि आप हैरान रह जाएंगे, कभी यकीन नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हारी माँ मर गई है? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि शराब पीकर हमारे सामने आ सको? सर पहले मेरी रिपोर्ट सुन लें। जल्दी सुनाओ, क्या बात है? सर वहाँ शहर के बाहर जो रेस्ट हाउस है उसे सुहागन देवी चुरा कर ले गई है। आईजी ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या वो रेस्ट हाउस कोई छोटा सा पर्स या कोई ब्रीफ केस है जिसे वो उठा कर ले गई हैं? तुम एक ऐसी नामुमकिन बात कह रहे हो जो नशे में भी नहीं की जाती। वो अपने मातियत से बोला, इंस्पेक्टर ठाकरे को गिरफ्तार कर लो। इसने नशे की हालत में मेरे मेन गेट को तोड़ा है। पता नहीं और क्या कुछ करता आया होगा। यहाँ आकर ऐसी अहमकाना बातें कर रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा बर्दाश्त करूँ। इसे मेरे सामने से ले जाओ, मैं इसे आर्जी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त करूँ। इंस्पेक्टर ठाकरे ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, सर आप मुझे गिरफ्तार कर लें, चाहे तो फांसी चढ़ा दें, लेकिन एक बार वहां जाकर देखें, रेस्ट हाउस नहीं है, चोरी हो चुका है। इतनी बड़ी चोरी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप कैसे इंस्पेक्टर जनरल हैं? देवी यहाँ आकर हमारा बरसों पुराना रेस्ट हाउस चुरा कर ले गई हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, उल्टा मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसी वक्त एक मातियत ने आकर आईजी के सामने सलूट किया, कहा, सर धीरज यहाँ से फरार हो गया था, वो खुद ही नशे की हालत में वापस आया है, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कमबख्त नशे में कह रहा है कि देवी जी रेस्ट हाउस को चुराकर मुंबई शहर ले गई हैं। अब वो रेस्ट हाउस वहां नहीं है। आईजी ने हैरानी से इंस्पेक्टर ठाकरे को देखा, फिर कहा, ये कमबख्त भी वही बात कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि रेस्ट हाउस अपनी जगह से गायब हो जाए? उस मातियत अफसर ने कहा, सर धीरज तो नशे की हालत में ऐसा कह रहे हैं, मगर हमारे ठाकरे साहब नशे में नहीं है। ये भी नशे में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नशा करने वालों की आंखों के सामने से क्या मकानात गायब हो जाती हैं, इमारतें चुरा ली जाती हैं? कोई कितना भी नशा कर ले वो ऐसी बेतुकी बातें नहीं करता। ठाकरे ने हाथ जोड़कर कहा, सर मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार वहां चलकर देख लें। बेशक मैंने शराब पी है, लेकिन इस कदर नशे में नहीं हूँ, होशोवास में रहकर बोल रहा हूँ। आईजी ने अपने मातहतों से कहा, ठाकरे की वर्दी उतारो, इसे हवालात में बंद करो, मैं फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम करता हूँ। इंस्पेक्टर ठाकरे ने अपना मोबाइल निकाल कर कहा, सर मैं अभी आपके सामने देवी जी से रब्ता करता हूँ और दावे से कहता हूँ कि वो वहाँ मौजूद नहीं है, रेस्ट हाउस लेकर फरार हो चुकी हैं। उसने एक मातियत से रेस्ट हाउस का फ़ोन नंबर पूछा, फिर नंबर पंच किए। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजने लगी। आईजी ने उससे मोबाइल फ़ोन लेकर अपने कान से लगाया। दूसरी तरफ से जीना की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मैं सुहागन देवी बोल रही हूँ। हेलो मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ, आपकी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया। रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मैंने आपको जहमत दी है, इसकी मुआफ़ी चाहता हूँ। आप मुआफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें, आपने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है। एक वो पुलिस इंस्पेक्टर ठाकरे है, वो अपना फ़र्ज़ भूलकर मुझे कत्ल करने आया था। अपनी गन का रुख रेस्ट हाउस की जानिब करके ललकार रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि मैं बाहर आऊँ, वो मुझे गोली मारना चाहते हैं। मेरे साथी हमजा साहब ने बाहर जाने से मना किया और बताया कि इंस्पेक्टर ठाकरे नशे में है, वो खुद ही चला जाएगा। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, वो जीप में बैठ कर चला गया।
देवी जी, आप कोई चिंता न करें, हमने इंस्पेक्टर ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया है और इकदाम कत्ल के इल्ज़ाम में उसे हम अदालत पहुंचाएंगे। आईजी ने फ़ोन बंद करके ठाकरे को घूरते हुए कहा, तुम देवी जी को कत्ल करने गए थे और यहाँ आकर उल्टी सीधी हाँक रहे हो। वो इंस्पेक्टर इनकार करना चाहता था, लेकिन किबरिया की मर्जी के मुताबिक हाथ जोड़कर बोला, सर मुझसे गलती हो गई है। दरअसल देवराज पटेल साहब चाहते थे कि मैं उसे कत्ल करूं। वो इस सिलसिले में मुझे कल 2 लाख रुपए देने वाले हैं। आईजी ने कहा, अब तुम इतने बड़े सियासतदान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ, आप उनकी बात सुन लें। आईजी ने कहा, अंदर आओ और मेरे टेलीफोन के जरिए रब्ता करो, मैं वाइड स्पीकर पर दोनों की बातें सुनूंगा। उसने हुक्म की तामील की। आईजी ने फ़ोन के जरिए देवराज पटेल से रब्ता किया। रब्ता होने पर उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, पटेल साहब मुबारक हो, आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैं कर चुका हूँ, मैंने देवी जी को गोली मार दिया। देवराज पटेल ने पूछा, क्या वो मर चुकी है? हाँ, मैंने एक नहीं 2 गोलियां मारी हैं, वो बच ही नहीं सकती। अब आप वादे के मुताबिक कब पेमेंट कर रहे हैं? देवराज पटेल ने कहा, कल सुबह होते ही मैं बैंक से 2 लाख निकालूंगा और तुम्हारे हवाले करूंगा। आप मुझे ये पेमेंट कहाँ करेंगे? कल तुम 11 बजे मेरे बंगले में आ जाओ, वहाँ पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं कल 11 बजे आपके बंगले में आ जाऊंगा। आईजी ने फ़ोन बंद कर दिया। इस टेलीफोन से एक रिकॉर्डर मुंसलिक था, उसमें उन दोनों की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी थी। आईजी ने अपने मातेतों को हुक्म दिया, इंस्पेक्टर ठाकरे को इस तरह कैदी बनाकर रखो कि बाहर किसी को पता न चले। अगर उस सियासतदान को मालूम होगा तो वो मोहतात हो जाएगा, फिर गिरफ्त में नहीं आएगा। किबरिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जीना को देखा, फिर कहा, उस इंस्पेक्टर ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, कल उस सियासतदान देवराज पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तुम सो जाओ, इधर कोई दुश्मन नहीं आएगा। वो उठकर जाने लगा। जीना उसे सवालिया नजरों से और बड़ी अपनाइयत से देख रही थी। उसने पूछा, क्या बात है? तुम दूसरे कमरे में चले जाओगे, यहाँ मैं अकेली रहूंगी, मुझे डर लगेगा। कैसी बातें कर रही हो? मैं साथ वाले कमरे में हूँ, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए जब चाहूंगा तुम्हारे पास चलाऊंगा। वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली, नहीं, मैं कमरे में अकेली नहीं रहूंगी। तुम चाहती हो मैं बाकी रात तुम्हारे साथ रहूं? उसने कुछ नहीं कहा, सर झुकाए खड़ी रही। किबरिया ने कहा, इसका मतलब समझती हो? वो धीमी आवाज में बोली, क्या हमारे दिल और दिमाग इतने मजबूत नहीं है, या हम अपने अंदर इतने काबिल एतमाद नहीं है कि खुद को काबू में रख सकें? मैं मजबूत इरादों का मालिक हूँ, जो फैसला कर लेता हूँ वो पत्थर की लकीर बन जाता है। लेकिन तुम कमज़ोर हो, मेरी कुर्बत ने और मेरी दोस्ती ने तुम्हें नए जज्बों और एहसासात से रूशनास करवाया है। तुम मेरे मुतल्लिक कशमकश में रहती हो, मेरे करीब आना चाहती हो, मेरी धड़कनों से लगकर ज़िंदगी गुजार देना चाहती हो। मैं तुम्हारे अंदर के एहसासात खूब समझता हूँ। तुम बहक जाओगी, मैं कभी नहीं बहक सकूंगा, आजमा कर देख लो। वो बोली, मेरा अपने बारे में भी यही ख्याल है, मेरे इरादे भी मजबूत हुआ करते हैं, मैं बहकने वाली नहीं हूँ। तुम यहीं रहोगे। किबरिया ने बेड की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ एक ही बिस्तर है, उस पर तुम सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी, रात गुजार लूंगी, तुम बेड पर चले जाओ। ये हो नहीं सकता, तुम फूल हो, फूल गुलदान में और जवानी बिस्तर पर अच्छी लगती है। मेरी बात मानकर बिस्तर पर जाओगी तो मैं यहाँ रहूंगा, वरना दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो, हमेशा अपनी बातें मनवाते रहते हो। ये गलत है, मैं तो तुम्हारी बातें मानता रहता हूँ। मैं खूब समझती हूँ, जो बात मैं मानना नहीं चाहती उसे चुपचाप ख्याल फानी के जरिए मनवा लेते हो। समझते हो कि मुझे मालूम नहीं, मैं समझते हुए भी अनजान बन जाती हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, जब तुम जानती हो कि मैं अपनी बातें मनवा लेता हूँ तो फिर चुपचाप जाकर बेड पर सो जाओ। वो जाना नहीं चाहती थी। किबरिया उसके अंदर पहुंचा तो वो बेख्तियार पलटकर आहिस्ता से चलती हुई बेड पर जाकर बैठ गई। फिर बोली, ये मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुमने मुझे यहाँ भेजा है। अब मैं ना चाहते हुए भी यहाँ लेट जाऊंगी और थोड़ी देर में गहरी नींद सो जाऊंगी। तुम बहुत समझदार बच्ची हो, चलो आराम से सो जाओ। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं सोना नहीं चाहती, तुमसे बातें करना चाहती हूँ। सो जाऊंगी तो तुम गुम हो जाओगे, कमरा गुम हो जाएगा, ये तन्हाई नहीं रहेगी। मैं गाफिल रहकर आंखें खोलूंगी तो सुबह हो चुकी होगी। तन्हाई के ये खूबसूरत लम्हात गुजर चुके होंगे। हमेशा यही होता है, छोटी छोटी ख्वाहिशात करवटें बदलते बदलते जवान हो जाती हैं। यही शायरी दूर तक हमारी ख्वाहिशात को उभारती रहेगी और हम बेचैन होते रहेंगे। क्या यह मुनासिब है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे ऐसा कोई सवाल ना करो जिसका जवाब ना दे सकूं। तुम इतनी दूर क्यों हो? पास आकर बैठोगे तो क्या हमें आग छू लेगी? किबरिया ने उसे भरपूर नज़रों से देखा, एक गहरी सांस ली, फिर उसके पास आकर कहा, तुम मुझे आजमाइश में मुब्तला कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ कि मुझ में कितनी कुव्वत बर्दाश्त है। आदमी इरादा कर ले तो पहाड़ की तरह अटल हो जाता है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। वैसे ये कहने की बातें भी हो सकती हैं, जब अमली तौर पर आजमाइशों से गुजरना पड़ता है तब पता चलता है कि पहाड़ की तरह अटल रहना कितना मुश्किल है। वो सिर्फ हसीन और जवान ही नहीं बल्कि अदाओं से भी भरपूर थी। उसकी एक एक अदा निगाहों को पुकारती थी। वो बोलती तो कानों में रस घुलता, हंसती थी तो जज्बे गुनगुनाते थे। वो चुप रहती थी तो तजस्सुस पैदा होता था कि जैसे वो एक राज होकर खुलना चाहती हो, कोई खोलने वाला तो हो। किबरिया ने सोचा कि जो प्यार और मोहब्बत की बातें अभी हो रही हैं वो दिन को भी हो सकती हैं। दिन के वक्त तन्हाई इतनी पुरस्कार नहीं होती जितनी रात को हुआ करती है, लिहाजा रात सोने के लिए होती है तो सोना चाहिए।
और किसी तरह उसे सुला देना चाहिए। वो बातों के दौरान में आहिस्ता आहिस्ता ख्याल ख्वानी के जरिए उसे थपकने लगा। वो गनूदगी महसूस करने लगी। किबरिया ने उसके अंदर ख्याल पैदा किया कि ज़रा लेटकर बातें करनी चाहिए। वह उसके सामने लेटना नहीं चाहती थी, मगर उसकी मर्जी के मुताबिक थकन महसूस करते हुए लेट गई। वो कुछ बोल रही थी लेकिन पूरी तरह बोल ना सकी, आंखें बंद हो गईं। फिर उसे पता न चला कि नींद कैसे उस पर गालिब हो गई। किबरिया वहां से उठ गया। उससे दूर होकर एक कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठ गया ताकि वो नजर न आए। मुश्किल यह थी कि ख्वाबिदा हुस्न कुछ और ज्यादा सहर अंगेज हो जाता है, इसीलिए वो मुंह फेर कर बैठ गया। ख्याल ख्वानी के जरिए देवराज पटेल के अंदर पहुंच गया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाना जरूरी था। वो नहीं चाहता था कि देवराज पटेल किसी दूसरे से सुहागन देवी की मौत की तस्दीक करे। उसे कल बैंक से रकम निकालने और इंस्पेक्टर ठाकरे को पेमेंट करने तक इसी खुशफहमी में रहना था कि देवी जी मर चुकी है, उसके रास्ते का कांटा निकल चुका है। उसने अभी अभी सुहागन देवी की मौत की खबर सुनी थी और बहुत खुश हो रहा था। आराम से बिस्तर पर जाकर सोने वाला था। किबरिया ने उसे गहरी नींद सुला दिया। उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करने लगा। उसने उसके जहन में ये बात नक्श की कि उसने आज तक सियासत में रहकर जितनी हेरा फेरी की है, अपनी कौम से बदयानती की है, नाजायज़ तरीक़ों से जितनी दौलत कमाई, उसका तमाम हिसाब किताब अभी बैठ कर लिखेगा। एतराफ़ करेगा कि वह झूठा मकार, लालची, बदयानत, बदकार सियासतदान है। अपने होशोवास में रहकर ये तमाम जुराइम कबूल कर रहे। किबरिया ने फिर उसके दिमाग को हुक्म दिया कि वो कल इंस्पेक्टर ठाकरे को पेमेंट करने तक किसी भी सियासतदान से या किसी भी रिश्तेदार से मुलाकात नहीं करेगा, ना ही किसी से सुहागन देवी के बारे में गुफ्तगू करेगा। वह तनवीमी नींद पूरी करने के बाद इन तमाम अहकामात की तामील करता रहेगा। किबरिया ने उसे आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया, फिर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वह कमरा रोमान परवर हो गया था। एक हसीन नौखेज दोशीज़ा फूल की पंखड़ियों की तरह बिस्तर पर बिखरी पड़ी थी। बिखरे हुए सामान को समेट कर रखना चाहिए। उसने सर घुमाकर देखा। अब यह उसकी नीयत पर था। जज्बा इश्क को हवा देनी थी या अपने नफ्स को कुचल देना था, कुछ तो करना ही था। वो कुर्सी से उठ गया, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। वो डबल बेड था, वहां दूसरे की गुंजाइश थी। उसने बिस्तर के सिरे पर बैठकर उसे देखा, फिर आस्तगी से उसके पास ही लेट गया, फिर आंखें बंद कर लीं। अपने दिमाग को हदायत दी कि वो सुबह तक गहरी नींद सोता रहे। इस दौरान में कोई गैर मामूली बात हो, कोई खतरा पेश आए तो फौरन आंख खुल जाए, वरना वो सुबह 6 बजे बेदार होगा। ये हदायत देने के बाद वह रफ्ता रफ्ता गहरी नींद में डूब गया। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने उसे समझाया था कि जब तक ऑपरेशन ना हो उसे जीना से फासला रखना चाहिए। उसने अपने रूहानी बुजुर्ग की हदायत पर अमल किया था। अगर अमल ना करता तो बदन के खूबसूरत शहर में भटकता जाता। हवस परस्ती का तकाजा था कि पूरी रोटी ना मिले, आधी ही मिले, पेट ना भरे, दिल तो भर जाए। हुस्न की कोई सौगात तो मिले, लेकिन वो हवस परस्ती पर लानत भेजकर सो गया। मजाज में शाइस्तगी हो, इरादे नेक हों, नीयत साफ हो तो एक दूसरे की कुर्बत में भी पारसाई के साथ रात गुजर जाती है। जीना बेखबर थी। उसने नींद की हालत में करवट ली तो उसके बदन से लग गई, फिर भी बेखबर रही। ख्वाब की वादियों में ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रही। फिर उसका जहन रोशन हो गया। उसे धुंधला धुंधला सा मंजर दिखाई देने लगा। फिर वो मंजर वाजे होता चला गया। वो एक अस्पताल में थी। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर ले जा रहा था। वो परेशान थी, घबरा रही थी, ऑपरेशन से इनकार कर रही थी, लेकिन उसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। दरवाजे को बंद कर दिया गया। वह तजस्सुस में मुब्तला थी कि ना जाने क्या होने वाला है। किबरिया उसे तसल्ली दे रहा था, इत्मीनान रखो, अभी तुम एक मुकम्मल लड़की बन जाओगी, फिर हम शादी करेंगे, शादी के बाद तुम एक मुकम्मल औरत कहलाओगी। वो तसल्लियां दे रहा था, लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रही थी। फिर वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर ने बाहर आकर किबरिया के सामने सर झुकाकर कहा, सॉरी, हम सुहागन देवी को ना बचा सके, ऑपरेशन नाकाम रहा है। फिर जीना को दिखाई दिया कि ऑपरेशन थिएटर में उसकी लाश पड़ी हुई है। उस पर सफ़ेद चादर डाल दी गई है। मंजर के जाते ही जहन में होने वाली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आगाही का सिलसिला ख़त्म हो गया। वो ख्वाब भी था और कुदरती तौर पर आगाही भी थी। उसकी आंख खुल गई। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि कहाँ सो रही थी। फिर उसने चौंक कर किबरिया को देखा। वो उसकी सांसों के बिल्कुल करीब सो रहा था और वो उससे लिपटी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जहन में सवाल पैदा हुआ कि क्या ये भी कोई ख्वाब है? नहीं, उसने सोचा, मेरी आंखें खुली हुई हैं, जहन जाग रहा है, मैं इसे छू रही हूँ, समझ रही हूँ कि ये मेरी धड़कनों से लगा हुआ है। हे भगवान! जो सोचती थी, जिसकी कल्पना करती थी, वो मेरी रगे जान के करीब है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये तो मुझसे फासला रखना चाहता था, लेकिन ये जुबान का धनिया, इसने कहा था कि फासला रखेगा, और करीब रहकर भी फासला रखे हुए। मेरे पास इतने करीब रहने के बावजूद इसने मुझे हाथ नहीं लगाया। मैं ही करवट बदल कर इसके पास आ गई हूँ। उसने सर उठाकर देखा। कमरे के अंदर दिन की रोशनी फैली हुई थी। इसका मतलब था रात गुजर चुकी है, दिन निकल आए, और इतना सारा वक्त बड़ी पारसाई से गुजर गया। शायद इसलिए कि वो बेखबर सो रही थी, लेकिन वो तो बेखबर नहीं था। पास आकर लेटते वक्त उसने उसे भरपूर अंदाज में देखा होगा।
इसके बावजूद उसने उसे हाथ नहीं लगाया, चुपचाप सो गया। अब तो वो बेखबर नहीं थी। आंख खुलने के बाद उसे अपने इतने करीब देख रही थी। दिल तेजी से पागलों की तरह धड़क रहा था। वो उसे छू रही थी, दिल ही दिल में जैसे उसके अंदर जज्ब हो रही थी। दिल चाह रहा था कि पूरी की पूरी उसके अंदर समा जाए। वो झिझक रही थी, शर्मा रही थी और बेबाकी से सोच रही थी कि दरिया में उतर चुकी है, पैरों तक पानी में डूब चुकी है, तो फिर पूरी की पूरी क्यों ना डूब जाए। किबरिया ने अपने दिमाग को हिदायत दी थी कि उसकी आंख सुबह 6 बजे खुल जाएगी। अगर कोई गैर मामूली बात हो तो वो उससे पहले ही बेदार हो जाए। और जीना की कुर्बत एक गैर मामूली बात थी, ऐसा पहली बार हो रहा था। इसलिए वक्त से पहले ही उसकी आंख खुल गई। जब उसने ये देखा कि वो मकनातीस बनी हुई है तो उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली। उसके चोर ख्यालात पड़ने लगा। ये मालूम होने लगा कि वो जिस कदर मोहतात रहती थी और दूर भागती थी, करीब होने के बाद उसी कदर जुनून में मुब्तला हो रही है और उसके लिए जैसे पागल हो गई है। उसके बाजू में टूटकर बिखर जाना चाहती है, चिकना चूर हो जाना चाहती है। फिर वो अचानक ही उससे दूर हो गई। जितनी खुश हो रही थी उतनी ही परेशान हो गई। जैसे नाचती हुई मोरनी को अपने भद्दे पांव दिखाई दियों, वो बिस्तर पर उठ बैठी। सोचती हुई नजरों से किबरिया को देखने लगी। उसे ख्वाब याद आ रहा था। ख्वाब में मिलने वाली आगाही याद आ रही थी। ऑपरेशन थिएटर, अपनी लाश, ऑपरेशन का अंजाम, ऑपरेशन क्यों किया गया, वो आगाही अब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। ऑपरेशन के मरहले से क्यों गुजरा जाए, क्या मौत के मुंह में जाने के लिए? अकल ने समझाया अगर वो मुकम्मल लड़की नहीं बनना चाहेगी तो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होगा। फिर दिल ने कहा अगर वो मुकम्मल लड़की नहीं बनेगी तो उसे किबरिया की यह कुर्बत कभी हासिल नहीं हो सकेगी। सारी ज़िंदगी उससे दूर दूर रहेगी, उसके प्यार से महरूम रहेगी। अभी उसे लगकर सर से पांव तक उसके लम्स को महसूस करते हुए वो हवा में उड़ रही थी। वो सिर्फ सुहागन देवी बनकर ऐसी मोहब्बतें, ऐसा हुस्न और दिल की कायनात में बिखरी हुई ऐसी मुसरतें हासिल नहीं कर सकती जो अभी हासिल हुई थी। अगर वो ऐसी मुसरतें और ऐसी कुर्बतें हासिल करना चाहती है तो उसे ऑपरेशन के मरहले से गुजरना ही होगा। वो सहम कर पीछे हट गई, बेड से नीचे उतर गई, आंखें फाड़ फाड़ कर किबरिया को देखने लगी। वो आंखें बंद किए ख्याल ख्वानी के जरिए उसे देख रहा था। वो कशमकश में मुब्तला हो गई। कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि करीब आना चाहिए या दूर ही दूर रहना चाहिए। वो उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि उसे नींद के दौरान में आगाही हासिल हुई थी और ये बात उसके जहन में बैठ गई थी कि जब भी ऑपरेशन होगा वो नाकाम होगा और वो जिंदगी हार जाएगी। उसके ख्यालात किबरिया को बता रहे थे कि वो मौत से नहीं डरती, कभी जिंदगी को हारना होगा तो हार जाएगी, लेकिन वो अपने किबरिया को नहीं हारना चाहती थी। इसलिए जिंदा रहना चाहती थी और जिंदा रहने के लिए लाजमी हो गया था कि वो ऑपरेशन के मरहले से ना गुजरे। किबरिया चाहता था कि वो इस मसले में अभी ना उलझे। उसे जहनी सुकून पहुंचाने के लिए वो जरा किसमिसाने लगा, जैसे नींद से बेदार हो रहा हो। फिर उसने आंखें खोल दी। सामने खड़ी हुई जीना दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गया, कहने लगा, ओ खुदाया, मैं यहाँ तुम्हारे बेड पर आकर सो गया था। शायद इसलिए तुम ये बिस्तर छोड़कर वहां खड़ी हुई हो। क्या तुम सारी रात इसी तरह खड़ी रही? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे यहाँ आकर नहीं सोना चाहिए था। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सुबह तक यहाँ सोती रही थी, उठकर देखा तो तुम भी मेरे पास ही सो रहे थे। हाँ, मैं अपने आप को आजमा रहा था कि तुम्हारे मामले में किस कदर नेक नियत हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं पूरी नेक नियति से सोता रहा। तुम्हें भी इस बात का एतराफ़ करना चाहिए। उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, बेशक तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। मैं तुम पर फ़ख्र करती हूँ। फ़ख्र करती हो तो वहाँ क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुमने नींद पूरी नहीं की? नहीं नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि गहरी नींद सोती रही थी, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। तो फिर बेदार होने के बाद तुम्हें गुस्ल करने के लिए जाना चाहिए। ज़रा आईना देखो, कैसी परेशान नजर आ रही हो, जैसे किसी बड़े मसले में उलझ गई हो। उसने घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या तुमने मेरे ख्यालात पढ़े हैं? कैसी बातें कर रही हो, अभी तो मेरी आंख खुली है। क्या तुम समझती हो कि मैं गहरी नींद में भी ख्याल ख्वानी करता हूँ? वो मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं गुसल खाने में जा रही हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। किबरिया ने पूछा, कौन है? मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी, साहब मैं हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हूँ, कुछ नाश्ता पानी करेंगे? हाँ, आधे घंटे के बाद नाश्ता ले आओ। वह चला गया। उसने जीना से कहा, तुम इस गुसल खाने में जाओ, मैं दूसरे कमरे के गुसल खाने में जा रहा हूँ, ताकि हम आधे घंटे में फारिग होकर नाश्ता कर सकें। वो उस कमरे से निकलकर बाहर आया। जीना ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो दूसरे कमरे के गुसल खाने में आकर गुसल करने लगा। ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करने लगा कि देवराज पटेल ने उसके अहकामात के मुताबिक क्या किया है। उसने पिछली रात ही कई सफ़ात पर मुश्तमिल अपने काले कारनामे लिखे थे। अपने खिलाफ जो दस्तावेजी सबूत थे उन्हें अपने एतराफ़नामे के साथ सेफ में बंद कर दिया था। सुबह उसके सियासतदान साथी मुरारी और भंडारी ने फ़ोन पर उसे गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन उसने मुलाजिम के जरिए बहाना कर दिया कि साहब सो रहे हैं। किबरिया ने उसके ज़हन में ये बात नक्श की थी कि इंस्पेक्टर ठाकरे को पेमेंट करने से पहले वो किसी अजीज़ रिश्तेदार से रब्ता नहीं करेगा, किसी से बातें नहीं करेगा और ना ही सुहागन देवी के मुतल्लिक किसी से गुफ्तगू करेगा। वो दोनों आधे घंटे के अंदर गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करके कमरे में जाकर फिर यकजा हो गए। वहाँ बैठकर पूरी भाजी खाने और चाय पीने लगे। जीना ने कहा, तुमने इंस्पेक्टर ठाकरे और धीरज को गिरफ्तार करवा दिया?
अब वो देवराज पटेल रह गया है। वो मेरे खिलाफ जहर उगलता रहेगा, फिर मुझे कत्ल कराने के मंसूबे बनाता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज़रा इंतज़ार करो। अभी 11-12 बजे तक देवराज पटेल अपने बुरे अंजाम तक पहुंचने वाले। वो चाय पीने लगा और उसे बताने लगा कि पिछली रात उसने किस तरह देवराज को ट्रैप किया है। वो अब वही करेगा जो उसकी मर्जी के मुताबिक उसके दिमाग में नक्श हो चुका है। जीना सुन रही थी, चाय पी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, फिर बोली, आज के दौर में टेलीपैथी सबसे बड़ी कुवत है जो बड़े से बड़े शहजोर को भी कुचल कर रख देती है। तुम्हें यह कमाल हासिल ना होता तो मुझे इतनी इज्जत और शोहरत कभी ना मिलती। सबसे अहम बात यह है कि मुझे हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा है। ये अल्लाह ताला की देन है। उसने मेरे पापा को और हमारे ख़ानदान वालों को इस इल्म से नवाजा है। हम उस माबूद का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। रेस्ट हाउस के बाहर शहर से बहुत से लोग आ रहे थे। शाम 4 बजे से 6 बजे तक सुहागन देवी उन सबसे मुलाकात करने वाली थी, इसलिए वो सामने मैदान में एक बड़ा सा स्टेज बना रहे थे, शामियाने लगा रहे थे। वो दोनों रेस्ट हाउस से बाहर आकर उन्हें देखने लगे, उनसे मिलने और बातें करने लगे। वो सब खुश हो रहे थे और देवी जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो उनके दुख दर्द दूर करने आई है। एक शख्स ने कहा, देवी जी, आपकी हर बात सच साबित हो रही है। धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने भी अपने जुर्म का इकबाल किया है। शहर वालों को सिर्फ धीरज के बारे में मालूम हुआ था कि वो गिरफ्तार हो चुका है। इंस्पेक्टर ठाकरे के बारे में ये बात छुपाई गई थी। कोई उसकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं जानता था। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जीना से मिलने आ रहे थे। वो 10:30 बजे तक उन सब से मिलती रही, बातें करती रही। फिर उसने कहा, अब मैं रेस्ट हाउस में जाकर आराम करूंगी, फिर किसी वक्त बाहर आऊंगी। वो दोनों रेस्ट हाउस के कमरे में वापस आ गए। किबरिया ने कहा, तुम यहाँ बैठकर कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ती रहो, मैं ज़रा उन लोगों की खबर लेता हूँ। वो बोली, रिसाले क्या पढ़ूंगी, मेरे लिए सोचने और फिक्र करने के लिए और बहुत कुछ है, मैं सोचती रहूंगी। वो इंस्पेक्टर ठाकरे के पास पहुंच गया। आईजी पुलिस और दूसरे मातियत उसके आसपास थे। वो जीप ड्राइव करता हुआ देवराज पटेल के बंगले की तरफ जा रहा था। जब उस बंगले के करीब पहुंचने लगा तो तमाम अफसरान पुलिस वाले पीछे रह गए, फिर उसे तनहा वहां जाने दिया। देवराज पटेल अपने बंगले में उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर बोला, ओ ठाकरे, तुमने तो सुहागन देवी को नर्क में पहुंचाकर मेरा रास्ता आसान कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे काम का इनाम लाए हो या नहीं? कैसे ना लाता, बैंक को खुलते ही पहुंच गया था। तुम्हारे 2 लाख रुपए लाकर रखे हुए हैं। वो देखो, सेंटर टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। ठाकरे ने कहा, पटेल साहब, आपने देवी जी के बारे में तस्दीक नहीं की। ये मालूम तो करना चाहिए था कि वो मर चुकी है या जिंदा रह गई है। वो हंसते हुए बोला, वो कैसे जिंदा बचेगी, गोली तुमने मारी है, और वो भी एक नहीं 2-2 गोलियां। उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो, उन गड्डियों को अपने ब्रीफ केस में रख लो। आप मुझे इनाम दे रहे हैं, लिहाजा आपको अपने हाथों से उठाकर ये गड्डियां देनी चाहिए, तब मुझे खुशी होगी कि मैं इनाम हासिल करूं। वो हंसते हुए सेंटर टेबल पर झुका, वहां से 2 गड्डियां उठाकर ठाकरे की तरफ बढ़ाईं। ठाकरे ने उन्हें लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसी वक्त फ्लैश लाइट का झमाका हुआ। देवराज ने चौंक कर देखा तो दरवाजे के पास एक फोटोग्राफर खड़ा उनकी तस्वीरें उतारता दिखाई दिया। उसने गरज कर पूछा, तुम कौन हो, अंदर कैसे आए हो? उसके पीछे आईजी पुलिस दाखिल हुआ। उसे देखते ही देवराज पटेल का चेहरा जर्द पड़ गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, आप आईजी साहब, आप आने की इतला देते तो मैं आपके इस्तकबाल के लिए बाहर आता। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस्तकबाल करने आए हैं और तुम्हें अपने साथ हथकड़ियां पहना कर ले जाएंगे। वो परेशान होकर बोला, मुझे आप हथकड़ियां पहनाएंगे? मैं बरसर इक़्तिदार पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूँ। आप किसी जुर्म के बगैर मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकते। अभी तुम्हारा एक जुर्म नहीं, कई जुराइम साबित होंगे। एक मातियत ने टेप रिकॉर्डर से उसकी आवाज़ सुनाई। पिछली रात इंस्पेक्टर ठाकरे ने उसे जो गुफ्तगू की थी वो सब सुनाई दे रही थी। आईजी ने कहा, तुम इस फोन कॉल पर एतराफ़ कर चुके हो कि सुहागन देवी को कत्ल कराने के लिए 2 लाख रुपए इंस्पेक्टर ठाकरे को देने वाले हो, और ये नोटों की गड्डियां साबित कर रही हैं कि तुम इसे 2 लाख की पेमेंट कर रहे हो। इंस्पेक्टर ठाकरे ने अपनी जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाल कर इसे ऑन किया। अभी देवराज पटेल से उसकी जो गुफ्तगू हो चुकी थी वो सब इस टेप रिकॉर्डर से सुनाई देने लगी। इसमें भी उसने एतराफ़ किया था कि वो सुहागन देवी के कत्ल के सिलसिले में इनाम के तौर पर उसे 2 लाख रुपए दे रहा है। इंस्पेक्टर ठाकरे ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, सर, इसके बेडरूम की तलाशी लेना चाहिए, इसके खिलाफ हमें बहुत से सबूत मिल सकते हैं। आईजी ने मातियतों को हुक्म दिया कि इसके बेडरूम की तलाशी ली जाए। वो सब वहां पहुंच गए, चीज़ें उलट पलट कर देखने लगे। फिर उन्होंने अलमारी के सेफ को खोला तो उसमें बहुत सी दस्तावेजात रखी हुई थी। वो तमाम कागजात थे जिन पर उसने तहरीरी तौर पर अपने जुराइम को कबूल किया था। ये सब चीज़ें आईजी के सामने पेश की गईं, उन्हें पढ़ाया गया। फिर पटेल से पूछा गया, क्या ये तुम्हारी तहरीर है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ, तहरीर तो मेरी है, मगर समझ में नहीं आता कि मैंने इसे कब लिखा था। उसने उन कागजात पर अपने तमाम जुराइम लिखे थे और उन दस्तावेजात का भी हवाला दिया था जो भी सेफ में से निकाली गई थी। ये सब कुछ उसके खिलाफ ठोस सबूत थे। वो परेशान हो रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसी वक्त उसके दिमाग में देवी जी की आवाज़ सुनाई दी, ओम नमस्ते वा। देवराज पटेल ने चौंक कर इंस्पेक्टर ठाकरे को देखा, फिर पूछा, क्या देवी जी जिंदा है? हाँ, जिंदा है, मैंने उन्हें गोली नहीं मारी है। आईजी पुलिस के हुक्म से देवराज पटेल को हथकड़ियां पहना दी गईं।
किबरिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जीना को मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। धीरज और इंस्पेक्टर ठाकरे कल रात ही गिरफ्तार हो गए थे। अभी देवराज पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपने लाख सियासी हथकंडे आजमाए तब भी सजा से नहीं बच पाएगा। वो खुश होकर बोली, भगवान का शुक्र है कि एक बहुत बड़े सियासी पाखंडी से निजात मिल रही है। हमारी दुनिया में शैतानों की कमी नहीं है। एक से निजात मिलती है, दूसरा आन पहुंचता है। अभी यहाँ हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद का मसला रह गया। दोनों के दरमियान नफरतें कम नहीं हुई हैं। ऐसे में शकुंतला और जान मोहम्मद को यहाँ आकर इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारनी है, वो कब आएंगे? क्या यहाँ के लोग एक मुस्लिम मर्द और हिंदू औरत की इज़्दवाजी ज़िंदगी को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये ऐसी बात थी कि जीना ने सर उठाकर किबरिया को सवालिया नज़रों से देखा। उसकी नज़र में सवाल था कि हमारा क्या बनेगा? तुम भी तो मुसलमान हो, मैं भी तो हिंदू हूँ। हमारा मेल कैसे होगा? फिर दुनियावी रुकावटों के अलावा कुदरती रुकावट भी है, ये कैसे दूर होगी? हे भगवान, ये तूने कैसी आगाही दी है? मेरा किबरिया मुझसे करीब रहकर भी दूर होता दिखाई दे रहा है। शांताबाई दौलतमंद थी, बड़ी खुशहाल थी, लेकिन कांटों में घिरी रहती थी। आला बीबी उसकी बेटी नेहा बनकर उसके पास आ गई और मैं नेहा का सरपरस्त बनकर उन दोनों माँ बेटी के साथ रहने लगा। हमारी दुनिया में दौलत की अहमियत है। शांताबाई दौलतमंद थी, इसलिए तमाम रिश्तेदार उसके आगे झुकते थे, उसके आसपास रहने की कोशिशें करते थे, उसे मुतासिर करना चाहते थे। जब तक नेहा जवान नहीं हुई थी तब तक ये आस लगाए हुए थे कि शांताबाई उनमें से किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन उसने किसी से शादी नहीं की थी, बेवा रहकर जिंदगी गुजार रही थी। अब उसकी बेटी नेहा जवान हो गई थी। पहले जो आस माँ से लगाई गई थी वो अब बेटी से लगाई जा रही थी। जो बूढ़े हो चुके थे वो अब अपने जवान बच्चों को नेहा से मंसूब करना चाहते थे। इस मकसद से वो ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बतें जाहिर कर रहे थे और नेहा को हासिल करने के लिए साजिशें भी कर रहे थे। एक साजिश ये भी थी कि अगर शांताबाई किसी तरह मर जाए तो सिर्फ नेहा दौलत और जायदाद की तनहा वारिस रहेगी। चूंकि वो अभी 16 बरस की है, नादान है, इस नादान लड़की को अपनी तरफ माइल कर लिया जाएगा। तमाम रिश्तेदारों की यही ख्वाहिश और यही कोशिश थी। ऐसी ही कोशिश में उन लोगों ने शांताबाई को जहर खिलाना चाहा। उसके खाने में जहर मिला दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुझ जैसा सरपरस्त बनकर आने वाला टेलीपैथी जाने वाला है, उनके अंदर की बातें मालूम कर रहे हैं। अगर ये मैं मालूम ना करता और शांताबाई वो जहरीला खाना खाकर मर जाती तो बेचारे बावर्ची पर शुबा किया जाता। वो बावर्ची बहुत पुराना मुलाजिम था, उसने शांताबाई को गोद में खिलाया था। निहायत ही वफादार और ईमानदार था। शांताबाई उसकी बहुत इज्जत करती थी, उस पर भरोसा करती थी। मैंने टेलीपैथी का हरबा आजमाया और शांताबाई को वो जहरीला खाना नहीं खाने दिया। एक बिल्ली ने खाया और वो वहीं तड़प कर मर गई। तब भेद खुला कि इतने रिश्तेदारों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, कौन उसे मारना चाहता है। सवाल पैदा हुआ कि किसने जहर देने की कोशिश की थी। वहां शांताबाई का एक चाचा था, उसके बाप का सगा भाई था, उसका नाम अमेश भास्कर था। उसने भाई के मरते ही शांता की दौलत और जायदाद पर कब्जा जमाने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन शांता मुकदमा जीत गई थी। उन दोनों में बरसों तक दुश्मनी रही थी। फिर उसके चचा अमेश भास्कर ने हाथ जोड़कर शांताबाई से कहा कि बेटी, मैं गलती पर था, मैं बड़ा होकर तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हम सब एक ही खून से मुंसलिक हैं, सगे रिश्तेदार हैं। हमें दुश्मन बनकर नहीं रहना चाहिए। आइंदा मैं सरपरस्त बनकर बाप की तरह तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शांताबाई ने कहा था कि ना तो मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और ना ही मैं हिफाजत के सिलसिले में किसी की मोहताज हूँ। फिर भी आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको मुआफ़ करती हूँ। हमारी रिश्तेदारी कायम रहेगी, लेकिन दूर ही दूर से। शादी ब्याह में या एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने के लिए मिला करेंगे। जब तक मुझे कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आएगा। शांताबाई उन सबसे बहुत मोहतात रहती थी। चूंकि बेटी के साथ न्यूयॉर्क से आई थी, इसलिए उसके इस्तकबाल के लिए तमाम रिश्तेदार उसके बंगले में जमा हो गए थे। ऐसे वक्त उनमें से किसी को जहर देने का मौका मिल गया था। अब यह सवाल पैदा हो रहा था कि जहर किसने दिया है। सभी रिश्तेदार एक दूसरे पर शुबा कर रहे थे और एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। उनमें से उसका चचा अमेश भास्कर तो अजली दुश्मन था, उस पर सभी शुबा कर रहे थे, लेकिन दूसरे भी कुछ कम नहीं थे। शांताबाई की फूफी अपने जवान बेटे कुंदनपुर से नेहा की शादी करवाना चाहती थी। उसके सामने भी यही का रास्ता था कि शांताबाई मर जाती तो उसकी मुखालफत करने वाला कोई नहीं रहता। वो नेहा को बहला फुसलाकर अपनी बहू बना सकती थी। शांताबाई का एक मामू था, उसका नाम आनंद मराठे था। वो अपने बेटे योगेश चंद्र से नेहा की शादी करना चाहता था। ये जानता था कि शांता अपनी बेटी की शादी रिश्तेदारों में नहीं करेगी। उसकी मौत के बाद ही वो नेहा को अपनी बहू बना सकता था। अमेश भास्कर की एक बेटी बिंदिया भास्कर थी। वह हमेशा दौलतमंद बनने के ख्वाब देखती रहती थी। उसके जहन में ये बात समाई हुई थी कि शांताबाई मर जाएगी तो उसकी सारी जायदाद अमेश भास्कर यानी उसके बाप को मिलेगी, और जब बाप को मिलेगी तो सारी दौलत उसी के काम आएगी। बिंदिया भास्कर 28 बरस की जवान लड़की थी। अब तक लड़की इसलिए थी कि शादी नहीं की थी। बहुत हसीन और मगरूर थी। किसी बहुत बड़े दौलतमंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद कोई दौलतमंद उसके शिकंजे में नहीं आ रहा था। उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि वो हद से ज़्यादा मगरूर थी। मैं मालूम कर चुका था कि खाने में जहर किसने मिलाया था।
लेकिन किसी सबूत और गवाह के बगैर किसी को इल्ज़ाम देना नहीं चाहता था। शांताबाई ने तमाम रिश्तेदारों को हुक्म दिया कि वो उसके बंगले से चले जाएं। जब तक असल मुजरिम बेनकाब नहीं होगा उस वक्त तक वो अपने बंगले में किसी को आने नहीं देगी और ना ही किसी से बात करेगी। वो चाहती तो ये मामला पुलिस वालों तक पहुंचा सकती थी, लेकिन पुलिस वालों तक ये बात पहुंचती तो अपनी ही सबकी होती कि उसके खानदान के लोग कितने कम ज़रफ़ और कमीने हैं। उसके तमाम रिश्तेदारों ने कहा, तुम किसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो, ये अच्छी बात है। हम खुद ही उस मुजरिम को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जिसने जहर देने की कोशिश की थी वो हमारे ही दरमियान है, हमसे छुपा नहीं रह सकेगा। इसके जवाब में शांताबाई ने कहा था, जो मुजरिम को बेनकाब करेगा मैं उसे इज्जत दूंगी और अपने घर में आने की इजाज़त भी दूंगी। शांताबाई की ऑफर ऐसी थी कि सभी एक दूसरे के पीछे पड़ गए। वो चाहते थे कि मुजरिम को गिरफ्तार करके शांता का दिल जीत लें। इसी तरह वो नेहा को बहू बनाने के लिए भी जीत सकते थे। उसने उन सबको अपने बंगले में आने से मना किया था, लिहाजा वो किसी न किसी बहाने से हेड ऑफिस में आकर उससे नेहा से या मुझसे मुलाकातें करते और कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहते थे और वादे करते थे कि जल्द ही उस मुजरिम को बेनकाब करेंगे। इतने रिश्तेदारों में एक बिंदी ऐसी मगरूर थी कि वो दौलतमंद माँ बेटी से मिलने नहीं आती थी। फिर उसे रफ्ता रफ्ता मालूम होने लगा कि शांताबाई ने अपने तमाम कारोबारी मामलात मेरे हवाले कर दिए, मुझे इंचार्ज बना दिया। यहाँ तक कि मैं बड़ी बड़ी रकमों के चेक पर दस्तखत करता हूँ। ये बात सबको नागवार गुजर रही थी कि शांताबाई को एक गैर पर इतना एतमाद क्यों है, पूरा कारोबार मेरे हवाले क्यों किया है। वह मेरे खिलाफ भी साजिशें करना चाहते थे। शांता को यकीन दिलाना चाहते थे कि मैं फ्रॉड हूँ और उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कर जाने वाला हूँ। वो शांताबाई अस्पताल की मालिक थी। वह अस्पताल इतना मशहूर था कि दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते थे। एक तो वह अस्पताल महंगा नहीं था, फिर वहाँ बड़ी तवज्जो से और कामयाबी से इलाज होता था। अस्पताल का इंचार्ज मेरे आने से खुश नहीं था, क्योंकि वो पहले की तरह आज़ादी और मनमानी से काम नहीं कर सकता था। दरअसल वो शांताबाई के दुश्मन चचा अमेश भास्कर से साजबाज करता रहा था और वो दोनों मिलकर अस्पताल की आमदनी में से हेरा फेरी करते रहते थे। इस अस्पताल में कई तजुर्बेकार डॉक्टर थे। शांताबाई की फूफी ने वहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर से दोस्ती कर रखी थी। वो सीनियर डॉक्टर बूढ़ा था मगर हवस परस्त था। फूफी ने अपनी जवान बेटी ओमा को उसके सामने पेश किया था। तब से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। इस तरह उसकी फूफी भी अस्पताल के एक बहुत ही अहम मामले में हेरा फेरी कर रही थी। मैं ये तमाम बातें रफ्ता रफ्ता बयान करता रहूंगा। मेरा और आला बीबी का तो अहम मामला ये था कि हमें इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस वालों से छुप कर रहना था। लिहाजा हम कामयाबी से रूपोश रहकर वहाँ वक्त गुजार रहे थे और कुछ अहम मालूमात हासिल कर रहे थे। उन 6 भारतीय आर्मी अफसरान ने अपने हुक्मरानों को भी उस टेलीपैथी जानने वाले चंडाल जोगिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे सभी से छुपा कर रखे हुए थे। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि हम जैसे ख्यालख्वानी करने वालों को भी चंडाल के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम ना होने पाए। उन 6 आर्मी अफसरान को यह खुशफहमी थी कि हम उनकी मालूमात के पुरस्कार जराए तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने चंडाल जोगिया को अच्छी तरह समझा दिया होगा कि किसी के भी दिमाग में पहुंचकर कभी खुद को जाहिर न करे। मैंने सोचा कि भारतीय हुक्मरानों से चंडाल जोगिया को छुपा कर रखा गया है। कोई नहीं जानता कि उसकी खुफिया रिहाइशगाह कहाँ है। शायद कोई आर्मी अफसर जानता हो, इसलिए मैं ख्यालख्वानी के जरिए आर्मी अफसरान के दिमागों में पहुंचने लगा। सिर्फ वो 6 योगा जानने वाले अफसरान ऐसे थे जिनके अंदर नहीं पहुंच सकता था। फिलहाल उनके दिमागों को छेड़ना मुनासिब नहीं था। इसके बगैर ही मैं बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। एक आला अफसर के ख्यालात ने बताया कि यहाँ हेडक्वार्टर में एक छोटा सा बंगला है। उसके चारों तरफ दूर तक अहाते की 4 दीवारी है। उस बंगले में किसी को बड़ी राजदारी से लाकर रखा गया था और चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स का पहरा था। किसी आर्मी अफसर को भी उस बंगले में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने उसकी सोच में पूछा, क्या ये तजस्सुस पैदा नहीं होता कि उस बंगले में कौन है जिसके लिए इतनी राजदारी बरती जा रही है। उसके ख्यालात ने जवाब दिया, बेशक तजस्सुस पैदा होता है, लेकिन ये आर्मी के मामलात हैं। 6 बड़े आला अफसरान का हुक्म है कि ये हमारी आर्मी का कोई राज है, इसलिए हम इस सिलसिले में ज़्यादा तजस्सुस में मुब्तला नहीं रहते। मैंने उसके अंदर ये सवाल पैदा किया, क्या वहाँ सिर्फ 6 आर्मी के अफसरान जाते हैं और कोई नहीं जाता? उनके अलावा एक शख्स है जो तनवीमी अमल का माहिर समझा जाता है, वो वहाँ 2 बार जा चुका है। बात मेरी समझ में आ रही थी। मैंने पूछा, और कौन जाता है? पिछली रात एक हसीन औरत बंगले में गई थी, फिर 2 घंटे बाद वहाँ से बाहर आ गई। उसे जहाँ से लाया गया था वहाँ पहुँचा दिया गया। मैंने उसके अंदर सवाल पैदा किया, अगर मैं उस बंगले के अंदर जाना चाहूँ तो? उसके ख्यालात ने कहा, मैं अंदर जाकर क्या करूँगा, वहाँ कोई नहीं है, बंगला खाली हो चुका है। पता नहीं जिस शख्स को लाया गया था उसे कहाँ छुपा दिया गया है। आर्मी के योगा जाने वाले 6 अफसरान में से 2 जिनके नाम मानिक लाल और जगदीश राठौर हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी कहीं चले गए हैं। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा कि वो योगा जाने वाले अफसरान बहुत ज़्यादा एहतियात से काम ले रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि चंडाल जोगिया आर्मी हेडक्वार्टर में ज़्यादा दिनों तक महफूज रह सकेगा और ना ही राजदारी से उसे वहाँ रखा जा सकेगा, इसलिए उन्होंने उसे दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। योगा जाने वाले 2 अफसरान भी उसके साथ कहीं चले गए थे। पता नहीं उसे कहाँ ले जाकर छुपाया गया था। उसे हर हाल में ढूंढ निकालना था। फौरन ही कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। मैं बड़ी देर तक टहलता रहा, सोचता रहा, फिर अचानक कुछ याद आया
मैंने आला बीबी को मुखातिब किया। वो बोली, यस पापा, क्या बात है? बेटी, तुमने बताया था कि फरमान उस चंडाल जोगिया की बेटी की तरफ माइल हो गया है और उसके साथ रहने लगा है। उसकी बेटी का नाम क्या है? उसकी बेटी का नाम अनीता और फरमान का मौजूदा नाम अनिल शर्मा है। क्या चंडाल अपनी बेटी और फरमान से रब्ता रखता है? शायद रब्ता रखता होगा। मैं फरमान के मामलात में दिलचस्पी नहीं ले रही हूँ। आप कहें तो मैं अभी मालूम करती हूँ। उसके दिमाग में जाऊँ, मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। उसके अंदर पहुंचकर खुद मालूमात हासिल करूंगा। मैं आला बीबी के दिमाग में आ गया। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फरमान के दिमाग में जाना चाहा तो उसका दिमाग नहीं मिला। ख्याल ख्वानी की लहरें भटकने लगीं। तब पता चला कि फरमान का मौजूदा लबो लहजा बदल चुका है। आला बीबी ने अनीता के दिमाग में जाना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मैंने कहा, उस पर तनवीमी अमल किया गया है, उसके दिमाग को लॉक किया गया है। कोई बात नहीं, हमें फरमान का दिमाग नहीं मिला, अनीता का दिमाग तो मिल गया है, मैं रास्ता बना लूंगा। आला बीबी चली गई। मैंने फिर अनीता के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने फिर सांस रोक ली। वो योगा की माहिर नहीं थी, सिर्फ तनवीमी अमल के असर से ऐसा कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार जाते रहने से वो परेशान हो जाती तो सांस रोक नहीं पाती। मजबूर होकर जब सांस लेने लगती तो मुझे उसके दिमाग में जगह मिल जाती। फिर मैंने यही किया, उसके दिमाग में पहुंचा। उसने सांस रोक ली। मेरी सोच की लहरें बाहर आ गईं। मैंने 10 सेकंड के बाद उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, फिर बाहर आ गया। इस तरह हर 10 सेकंड के बाद मैं उसके दिमाग में पहुंचता रहा और बाहर आता रहा। आखिर वो थक हार कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अनिल को आवाज़ें देने लगी, अनिल तुम कहाँ हो? मेरे दिमाग में आओ, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। पता नहीं कौन मेरे दिमाग में आना चाहता है। उसके ख्यालात से पता चला कि फरमान इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, किसी काम से कहीं गया हुआ है। मैंने उसके अंदर ये सोच पैदा की कि अनिल मौजूद नहीं है तो अपने पिताजी को बुलाना चाहिए। वो भी टेलीपैथी जानते हैं, वो मदद करेंगे। वो परेशान होकर सोचने लगी कि पिताजी को कैसे बुलाऊं, पता नहीं वो कहाँ हैं। आर्मी वालों ने उन्हें कहाँ छुपाया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अनिल ने काफ़ी बार ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें तलाश करना चाहा, लेकिन नाकामी हुई है। मुझे मायूसी हुई कि अनीता और फरमान के जरिए भी उस कमबख्त चंडाल तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसे वक्त फरमान उसके पास आ गया। वो बोली, तुम कहाँ रह गए थे? यहाँ कोई बार बार मेरे अंदर आना चाहता था। मैं सांस रोक रोक कर परेशान हो गई थी। अब मुसलसल सांस ले रही हूँ, शायद वो मेरे अंदर पहुंचा हुआ है। फरमान ने पूछा, तुम कौन हो? अगर अनीता के अंदर हो तो मुझसे बात करो। मैंने पूछा, क्या तुम्हें अपनी असलियत याद है कि तुम अनिल शर्मा नहीं फरमान हो? उसने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं अनीता की खातिर अनिल शर्मा बनकर रहता हूँ। मैं इसे दुख देना नहीं चाहता कि मैं इसका अनिल नहीं हूँ, कोई और हूँ। बाय द वे, तुम मुझे कैसे जानते हो? ये तो बताओ कि कौन हो। मैंने अपने असल लबो लहजे में कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। वो एकदम से जैसे अलर्ट हो गया, खुश होकर बोला, सर आप हैं? आपने हमें कैसे याद किया? फरमान, तुम मुसलमान हो, काहिरा के रहने वाले हो, लेकिन तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। सर पाकिस्तान आपका वतन है। जब मुझे आपसे मोहब्बत है तो आपके वतन से भी मोहब्बत होगी। आप क्या चाहते हैं? चंडाल जोगिया हमारे वतन के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहाँ से कोई अहम राज चुराने वाला है। उससे पहले ही मैं उसे नाकाम बना देना चाहता हूँ, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल रहा है। पता नहीं आर्मी वालों ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि उसे आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। ये मैं मालूम कर चुका हूँ। अब उसे कहीं और रखा गया है। उसके साथ 2 आर्मी के अफसरान भी गए हैं। सर फिर तो उसका सुराग लगाने में बड़ी दुश्वारी होगी। उन 6 योगा जाने वाले अफसरान में से किसी एक को ट्रैप करना होगा। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? सर आप हुक्म करें। अगरचे मैं आला बीबी से दूर हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों और अपनायत को कभी भुला नहीं पाऊंगा। आप जब हुक्म देंगे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाया करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन 6 में से किसी न किसी के दिमाग में पहुंच सकूं। ठीक है, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। तुमने अपना लबो लहजा बदल लिया, क्या मुझे अपने दिमाग में आने दोगे? सर आप ऐसा सवाल करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपका फर्माबरदार हूँ। आप मेरा मौजूदा लबो लहजा सुन रहे हैं। जब आप चाहें मेरे अंदर आ सकती हैं। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। ऐसी वक्त किबरिया ने आकर कहा, पापा मैं एक पाकिस्तानी आला अफसर के पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गया हूँ। आप मेरे अंदर आ जाए, मैं आपको वहां पहुंचा रहा हूँ। आप खुद उसके ख्यालात पढ़ लें। मैं किबरिया के जरिए उस पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर पहुंच गया। उसका नाम अमजद हुसैन था। वो एक ऐसे आला अफसर का पर्सनल सेक्रेटरी था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के न्यूक्लियाई मामलात से था। इस शोबे के एक खुफिया रिकॉर्ड रूम में हसास मालूमात हिफाजत से रखी जाती थी। उनमें से एक राज का ताल्लुक उस आला अफसर से था। अमजद हुसैन ने पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से वो कंप्यूटर डिस्क देखी थी जिसमें वो राज महफूज था। फिलहाल वो डिस्क रिकॉर्ड रूम में थी। अमजद हुसैन के ख्यालात ने बताया कि वो उस दिन के इंतजार में है जब उसका आला अफसर किसी ज़रूरत के तहत वो डिस्क दोबारा रिकॉर्ड रूम से निकालेगा तो वो मौका पाकर इस डिस्क की एक दूसरी कॉपी तैयार कर लेगा। मैंने मालूम किया कि वैसा क्यों और किस लिए करना चाहता है। उसके ख्यालात ने बताया कि वो मारगला में एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदना चाहते हैं। उस प्लॉट की कीमत 15 लाख रुपए है। फिर उस पर एक खूबसूरत कोठी तामीर करने के लिए उसे कम से कम 50 लाख रुपयों की ज़रूरत है। वो कम से कम 70 लाख रुपए हासिल करना चाहता था। ऐसे वक्त चंडाल ख्याल खोनी करता हुआ मुख्तलिफ अफसरान और अहदेदारों के दिमागों से गुजरता हुआ अमजद हुसैन के दिमाग में पहुंच गया।
और उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम किया था कि वो ज़रूरतमंद है और पाकिस्तान के एक अहम राज का हामिल भी है। उसने उसके ज़रिए उस आला अफसर के दिमाग में भी पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। पता चला वो आला अफसर 5 वक्त का नमाजी है, ना तो शराबी है ना हवस परस्त है। इसलिए उसका जहन इतना हसास है कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता है। चंडाल के लिए इतना ही काफ़ी था कि उसे अमजद हुसैन के दिमाग में जगह मिल गई थी। उसने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए भारतीय सफारत खाने के एक अफसर तक पहुंचा दिया। उस अफसर ने अमजद हुसैन से दोस्ती की, फिर कहा कि वो उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, उसे 70 लाख रुपए दे सकता है। इस सूरत में उसे वो न्यूक्लियाई मालूमात उसके हवाले करना होंगी। अमजद हुसैन इनकार नहीं कर सकता था। एक तो वो ज़रूरतमंद था, 70 लाख रुपए हासिल करना चाहता था। दूसरा ये कि इनकार करता भी तो चंडाल उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर जबरन उसे अपना काम निकलवा सकता था। मानिक लाल ने उसे बताया था कि जबर ना किया जाए, 70 लाख की कोई अहमियत नहीं, सहूलत से काम निकलवाया जाए। अगर तुम उस इबादत गुजार आला अफसर को साबिक कमजोरी में मुब्तला करके उसके दिमाग में घुसना चाहोगे तो भेद खुल जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम होशियार हो जाएंगे, फिर वो राज हमारे हाथ नहीं लगेगा। उन्हें यकीन था कि एक आध रोज में वो सीडी रिकॉर्ड रूम से निकाली जाएगी तो अमजद हुसैन उनकी मर्जी के मुताबिक वो काम कर देगा। मैं अमजद हुसैन के जरिए भारतीय सफारती अफसर के दिमाग में भी गया। उसके ख्यालात पढ़े, हर पहलू से ये मालूम हुआ कि चंडाल सिर्फ अमजद हुसैन के जरिए कामयाब हो सकता है। अगर ये न रहा तो उसकी कामयाबी नाकामी में बदल जाएगी। फिर उस राज तक पहुंचने के लिए उसे हफ्ते और महीने लग जाएंगे। इतने दिनों में तो मैं चंडाल की शारक तक पहुंच सकता हूँ। मैंने अमजद हुसैन को मुखातिब किया। वो अपने बेडरूम में था। अपने दिमाग में मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। दोनों हाथों से सर थामकर खला में तकने लगा। मैंने कहा, हैरान नहीं होना चाहिए, मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे अंदर पहुंचा हुआ हूँ और तुमसे बोल रहा हूँ। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। मुझसे पहले भी एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में आता रहे, लेकिन तुमने उसे अपने अंदर महसूस नहीं किया क्योंकि वो खामोश रहता था। उसने पूछा, वो मेरे अंदर क्यों आता था और तुम क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा सच और झूठ जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हें 70 लाख रुपए की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है और ये ज़रूरत पूरी होने वाली है। कैसे पूरी होने वाली है? क्या वतन को बेचकर शानदार कोठी बनाओगे? पता नहीं तुम्हारे जैसे ज़मीर फरोशों को पाकिस्तान के इतने हसास इदारों में नौकरी कैसे मिल जाती है। तुम मुझे ज़मीर फरोश कह रहे हो, मेरी तौहीन कर रहे हो। जो इज्जतदार होते हैं वो अपनी तौहीन महसूस करते हैं, तुम तो बेगैरत हो। मैं कहूंगा कि शर्म से मर जाओ तो तुम कभी नहीं मरोगे, लिहाजा मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर रहा हूँ। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो राइटिंग टेबल पर आकर बैठ गया, कागज़ कलम लेकर लिखने लगा। मैं अमजद हुसैन अपने पूरे होशो हवास में रहकर लिख रहा हूँ कि मुझे 70 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैं मारगला में एक प्लॉट खरीद कर शानदार कोठी तामीर करवाना चाहता था। ऐसे वक्त पड़ोसी मुल्क के एक टेलीपैथी जानने वाले ने मेरे दिमाग में आकर 70 लाख रुपए की ऑफर की और इसके एवज पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम का एक अहम राज हासिल करना चाहा। मैं राज़ी हो गया, मामला तय हो गए, लेकिन अब मेरी ज़मीर ने मुलामत की। मैं अपने अंदर ज़मीर की मार खा रहा हूँ, जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। अपनी जान देने से पहले अपने आर्मी अफसरान को ताकीद करना चाहता हूँ कि वो पड़ोसी मुल्क का टेलीपैथी जानने वाला मेरी बात किसी और को ट्रैप करके उस राज तक पहुँचने की कोशिश करेगा। उससे होशियार रहें। मैं आप हजरात को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, लिहाजा हमेशा के लिए मुंह छुपा रहा हूँ। उसने अपनी तहरीर के नीचे अपना नाम लिखा, दस्तखत किए, फिर टेलीफोन के जरिए भारतीय सफारत खाने के अफसर से रब्ता किया। रब्ता होने पर उसने कहा, तुम सब कुत्ते हो, मुझे भी कुत्ता बनाना चाहते थे, लेकिन अपने वतन के खिलाफ कोई संगीन जुर्म करने से पहले ही जान दे रहा हूँ, तुम सब कभी हमारे अहम राजों तक नहीं पहुंच सकते। ये लो। गोली चलने की आवाज़ सुनो। उसने एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़ रखा था। ये कहते ही रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपटी से लगाया, फिर ट्रैगर को दबा दिया। ठाएं की आवाज़ के साथ मैं उसके मुर्दा दिमाग से निकल आया। फिर दूसरे लम्हे में भारतीय अफसर के अंदर पहुंच गया। वह फ़ोन पर गोली चलने की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया था। उसने फ़ोन के जरिए मुखातिब किया, मिस्टर अमजद, ये क्या हो रहा है? मैं कैसी आवाज़ सुन रहा हूँ? उसे जवाब सुनाई नहीं दिया। उसने अपने सफ़ीर से रब्ता किया, फिर कहा, सर, अमजद हुसैन ने मुझसे अभी फ़ोन पर बात की थी और कह रहा था कि हमारा काम नहीं करेगा, अपने वतन का सौदा नहीं करेगा, उससे पहले अपनी जान दे रहा है। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी, फिर खामोशी छा गई। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सफ़ीर ने कहा, तुम उसके फ़ोन पर रब्ता करो, नहीं तो मोबाइल पर रब्ता करो, मालूम करो हकीकत क्या है। उस सेक्रेटरी ने अमजद हुसैन के घर पर फ़ोन किया। बड़ी देर तक घंटी बजती रही। फिर उसकी बीवी की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? मैं अमजद हुसैन का दोस्त हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। वो रोते हुए बोली, किससे बात करेंगे भाई साहब, वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने खुदकुशी करते वक्त ये नहीं सोचा कि उनके पीछे उनके बीवी बच्चों का क्या बनेगा। उसकी बीवी ने रिसीवर रख दिया। जब भारतीय अफसर को यकीन हो गया कि वाकई अमजद हुसैन ने अपनी जान दे दी है, तो उसने ईमेल के जरिए इंडियन आर्मी के काला अफसर से रब्ता किया। मैंने उस आला अफसर का नाम और ईमेल एड्रेस नोट किया। वो अफसर उसे बता रहा था कि अमजद हुसैन ने जान दे दी है और हमारे लिए एक अहम मसला पैदा हो गया। उसने बहुत बड़ी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया है।
आला अफसर ने बेयकीनी से पूछा, क्या तुमने अच्छी तरह तस्दीक की है? क्या वाकई वो मर चुका है? वो तो 70 लाख रुपए में बिक चुका था। हाँ, सारे मामला तय हो गए थे, हमारा काम बनने वाला था, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि बनता हुआ काम बिगड़ गया। मैं उस इंडियन अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वो ईमेल से राब्ता खत्म करने के बाद उन योगा जाने वाले अफसरान में से एक को मुखातिब कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वो जिसे मुखातिब कर रहा है उसका नाम राज तिलक अरोड़ा है। मैंने उसका ज़ाती फ़ोन नंबर नोट कर लिया। वाला अफसर नहीं जानता था कि राज तिलक अरोड़ा कहाँ रहता है। उसकी सोच ने बताया कि वो योगा जाने वाले तमाम 6 के 6 अफसरान सुबह तक हेडक्वार्टर में थे। फिर मानिक लाल और जगदीश राठौर पहले वहां से चले गए। इसके बाद बकिया चारों योगा जाने वाले अफसरान भी एक एक करके हेडक्वार्टर से जा चुके हैं। पता नहीं उन्होंने कहाँ राजदारी से अपना ठिकाना बनाया है। मुझसे और मेरी सतह के 3 अफसरान फ़ोन के जरिए रब्ता करते रहते हैं। हमसे ताल्लुक़ रखने वाले मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, कुछ अहम सवालात करते हैं, फिर रब्ता ख़त्म कर देते हैं। अभी उसने बताया कि उसकी सतह के 3 और अफसरान फ़ोन के जरिए उन योगा जाने वालों से बातें करते हैं। मैं उसके ज़रिए उन 3 अफसरान के दिमाग में भी गया। उन चारों के पास उन योगा जाने वाले अफसरान के फ़ोन नंबर थे। वह तमाम नंबर मैंने नोट कर लिए। इन तमाम नंबरों का ताल्लुक एक मशहूर मोबाइल फ़ोन कंपनी से था। मैंने बड़ी खामोशी से उस कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में पहुंचकर मालूम किया कि इन नंबरों के फ़ोन नंबर किन के पास हैं। पता चला कि आर्मी अफसरान के पास ये फ़ोन है और इनका बिल आर्मी हेडक्वार्टर से अदा किया जाता है। यानी इस सिलसिले में मुझे किसी से खास आर्मी अफसर का पता ठिकाना और नाम मालूम ना हो सका। मैं चंडाल का पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। अमजद हुसैन की खुदकुशी ने उन योगा जाने वाले अफसरान को चौंका दिया कि मैं और मेरे टेलीपैथी जाने वाले उनकी खुफिया सरगर्मियों से आगाह हो चुके हैं। हम किसी न किसी तरह चंडाल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वो और ज़्यादा मोहतात हो गए। मैं मुतमईन था। मैंने एक अहम राज को दुश्मनों तक पहुंचने नहीं दिया। आइंदा वो पाकिस्तानी अकाबरीन को अपना आलाकार बनाने से कतराया करेंगे। अपने चंडाल जोग्य के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पाकिस्तान के अहम सियासी मामलात में मुदाखलत आसानी से नहीं करेंगे। अगर करना होगा तो 100 बार सोचेंगे, फिर उनसे टकराने का हौसला करेंगे। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मैं उस वक्त शांताबाई के अस्पताल के एक कमरे में था। वो कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर था और मेरे लिए मखसूस किया गया था। मैंने वहाँ दीवार पर सामने और दाएं बाएं टीवी मॉनिटर लगा दिए थे, ताकि वहाँ बैठकर अस्पताल के हर हिस्से के डॉक्टर्स की और वहाँ के पूरे अमले की मसरूफियात पर नज़र रख सकूँ और ये भी देख सकूं कि मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। उसी वक्त मुझे कॉल बेल सुनाई दी। मैंने एक बटन ऑन किया तो सामने स्क्रीन पर बिंदिया भास्कर दिखाई दी। जो भी दरवाजे पर आता था मैं उसकी आमद से पहले ही उसे देख लेता था, उसकी आवाज़ भी सुन लेता था। बिंदिया के बारे में बता चुका हूँ, वो शांताबाई के चचा हमेश भास्कर की बेटी थी। मैंने दरवाजे का स्पीकर ऑन करके कहा, अंदर आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर एक शान बेनियाजी से चलती हुई जेर लब मुस्कुराती हुई मेरे सामने मेज़ के दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठ गई। जबकि वो कभी मुस्कुराती नहीं थी। किसी से भी गुफ्तगू करते वक्त तेवरियां यूं चढ़ी रहती थीं, जैसे वो खुद को बरतर और अपने सामने वाले को कमतर समझ रही हो। वो बोली, किसी अपॉइंटमेंट के बगैर आई हूँ, क्या आपके काम में हर्ज हो रहा है? अगर काम में हर्ज होता तो मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। प्लीज़ 5 मिनट तक खामोश बैठो, मैं ज़रा ये फाइल निपटा लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। मैं फाइल पर झुक गया, जैसे उसे पढ़ रहा हूँ, जबकि मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था। शांताबाई के तमाम रिश्तेदार ये देख रहे थे कि उसका तमाम कारोबार मैं चला रहा हूँ। उसके बैंक अकाउंट को भी ऑपरेट करूं। मैं बड़ी बड़ी रकमों के चेक पर दस्तखत करता हूं। बड़े बड़े मामलात शांताबाई के मशवरे के बगैर निपटाता रहता हूं। मेरी आज़ादी और खुद मुख्तारी को देखकर यह राय कायम की गई थी कि मैं शांताबाई की तमाम दौलत और जायदाद के मामलात में स्याहो सफ़ेद का मालिक बन चुका हूँ। अमेश भास्कर ने अपनी बेटी के जहन में ये बात डाली थी कि मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ। अगर वो मुझे अपने हुस्न और शबाब से ट्रैप करेगी तो मैं आसानी से पिघल जाऊंगा, फिसल जाऊंगा, फिर उसके इशारों पर नाचने लगूंगा। इस तरह वो मेरे जरिए शांताबाई की तमाम दौलत और जायदाद को रफ्ता रफ्ता हासिल करती रहेगी और मेरे जरिए उसका सारा खजाना खाली कर देगी। वो अपने मजाज और गुरूर के मुताबिक यही सोचती थी कि किसी ऐसे मर्द से रिश्ता करे जो बेइंतहा दौलतमंद हो और उसके इशारों पर नाचता रहे। जवान औरत के इशारों पर कोई बूढ़ा ही नाचता है, लिहाजा वो मेरा इंतखाब कर चुकी थी।